देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि द वोल्टेज जो है आपका दो के आगे छः जीरो लगा है। वोल्ट कैन बी एक्सप्रेस इन पावर ऑफ 10। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 2 × 10⁻6 हो जाएगा। और 10⁻6 क्या होता है, मेगा होता है। और देखो यहाँ पे इसकी यूनिट तो वोल्ट दे रखी है, तो 10⁻6 को इसके अंदर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 मेगा वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका सी आंसर करेक्ट होगा। कई लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इन जनरल क्या होता है, स्मॉल एम को हम मिली वोल्ट से एक्सप्रेस करते हैं, मिली वोल्ट से। ठीक है, अगर एम वी लिखा है इसका मतलब है मिली वोल्ट, और कैपिटल एम और वी लिखा है दैट मीन्स मेगा वोल्ट है। ठीक है, मेगा वोल्ट, तो इसका सी आंसर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कहता है कि ए नेटवर्क हैज 12 ब्रांचेस एंड 8 इंडिपेंडेंट लूप, हाउ मेनी नोड्स आर देयर इन द नेटवर्क। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप के लिए फार्मूला क्या होता है, एन इक्वल टू बी माइनस एन प्लस वन। बस इस फार्मूले में आपको रख देना है। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप कितने हैं आपके, 8 हैं, एंड ब्रांचेज आपके 12 हैं। और पूछ रहा है कि नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे, तो एन जो है आपका नंबर ऑफ नोड्स आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से एन इधर आ जाएगा, तो ये 13 - 8 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका बी आंसर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, आपका कंडक्टेंस होता है। ठीक है, तो इसका सी आंसर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ ल्यूमेन इंटेंसिटी। तो ल्यूमेन इंटेंसिटी की यूनिट आपकी कैंडेला होती है, तो ए आंसर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द किरचॉफ करंट लॉ केसीएल स्टेट दैट। तो आपको पता है कि किरचॉफ करंट लॉ में क्या होता है, सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे सपोज सपोज करिए ये I1 है, ये I2 है, और ये I3 है, और ये I4 है। का मतलब इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ठीक है, या ये भी कह सकते हैं कि जो आपका एल्जेब्रिक सम होता है इनकमिंग करंट एंड आउटगोइंग करंट का सम क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। कहने का मतलब है I1 + I2 क्या हो गई, आपकी इनकमिंग करंट हो गई, माइनस ऑफ आउटगोइंग करंट कितनी हो गई, I3 + I4। ये क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो डी आंसर आपका करेक्ट होगा। द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एंटरिंग द नोड आर ए क्लोज्ड बाउंड्री इज जीरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द डाइवर्जेंस ऑफ ए कांस्टेंट वेक्टर। तो सपोज करिए कोई भी एक वेक्टर फंक्शन f बराबर, सपोज करिए ये फंक्शन है आपका f1 f2 और f3 का। तो अगर मेरे को इसका डाइवर्जेंस लिखना है तो इसको लिखेंगे डेल f1 अपान डेल एक्स प्लस डेल f2 अपान डेल वाई प्लस डेल f3 अपान डेल जेड होगा। तो अगर ये जो वेक्टर है ये अगर कांस्टेंट होगा कोई भी, तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो होगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम किसी भी कांस्टेंट वेक्टर का हम अगर ग्रेडियंट डाइवर्जेंस निकालते हैं, तो उस समय उसका डाइवर्जेंस क्या होगा, जीरो होगा। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए कांस्टेंट वेक्टर क्या होगा आपका, जीरो होगा, इसलिए इसका ए आंसर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द थेवेनिन थ्योरम रिप्लेस ए लीनियर सर्किट विद। तो थेवेनिन थ्योरम क्या करता है, उसमें किसी भी लीनियर सर्किट को एक वोल्टेज सोर्स और उसके सीरीज में रेजिस्टेंस या इम्पिडेंस कनेक्ट करते हैं। तो ये वोल्टेज सोर्स एंड सीरीज रेजिस्टेंस, बी आंसर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इफ ए कंडक्टर इज प्लेस इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, द फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज। ठीक है, तो सपोज करिए ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं एक कंडक्टर को प्लेस कर दूं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कंडक्टर को प्लेस कर दूं तो क्या होगा, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, फाइनाइट होगी। किस तरह का इफेक्ट होगा उसको देखना है। तो देखो जब भी किसी भी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड पास करते हैं ना, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। तो इसलिए इसका सी आंसर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन ए प्योरली इंडक्टिव एसी सर्किट द करेंट्स। तो आपको पता है कि इंडक्टिव सर्किट में हमेशा जो आपकी करंट होगी वो क्या होती है, लैगिंग होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ से अगर हमें करंट फाइंड आउट करना है, सपोज करिए वी एंगल जीरो है, तो इंडक्टिव करंट कितनी हो जाएगी, वी एंगल जीरो बाई एक्स एल, और इसका एंगल 90 डिग्री, यहाँ से हो जाएगा वी बाई एक्स एल माइनस 90 डिग्री। इसका मतलब ये आपका जो करंट है इस वोल्टेज से 90 डिग्री से क्या करेगा, लैग करेगा। अगर ये आपका रेफरेंस वोल्टेज वी है, ठीक है,
एट एंगल 0 पे, तो करंट इससे क्या है 90 डिग्री लैगिंग का मतलब है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपकी करंट होगी। ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब हो गया लैग। इसका मतलब आई आपका लैग करेगा वोल्टेज से बाय 90 डिग्री। ठीक है, तो करंट आपका लैग करेगा, तो बी आंसर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में कहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉल्स रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, करेक्ट है, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। फील्ड लाइंस ओरिजिनेट, देखिए अगर जैसे मान लीजिए दो चार्ज हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो हमेशा क्या होता है कि जो पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्या होती है, डाइवर्ज होती हैं, और नेगेटिव चार्ज पे क्या होती है, कन्वर्ज होती हैं। मतलब इनका जो फ्लो होगा ऐसा होगा। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव से निकलती हैं और टर्मिनेट कहाँ पे, खत्म कहाँ पे होती है, नेगेटिव पे होती हैं। तो देखो ये जो फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, बराबर स्टेटमेंट है। बी में देखो क्या रहा है, फील्ड लाइंस ओरिजिनेटेड ऑन ए पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटेड ऑन नेगेटिव चार्ज, ये भी स्टेटमेंट सही है। बट आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्या फॉल्स है। तो देखो नंबर ऑफ द फील्ड लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड। इसका मतलब जैसे मान लीजिए ये 2 कूलाम का चार्ज है, तो सपोज करिए ये केवल आपका 2 फ्लक्स लाइंस दे रहा है। अगर मैं चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ा दूं, जैसे 10 कूलाम का बढ़ा दूंगा, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि जो चार्ज होगा ज़्यादा फ्लक्स लाइन को ओरिजिनेट करेगा। तो थर्ड वाला भी स्टेटमेंट सही है। कह रहा है कि फील्ड लाइंस फॉर्म ए क्लोज लूप, ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। क्यों? क्योंकि जो आपकी चार्ज होती है वो पॉजिटिव चार्ज, जो आपकी फील्ड लाइंस है वो पॉजिटिव चार्ज से क्या होते हैं, डाइवर्ज होते हैं, और टर्मिनेट कहाँ पे हो जाते हैं, नेगेटिव चार्ज पे। वो वापस नहीं आते हैं, केवल ये जाते हैं। ठीक है, तो ये क्लोज लूप फॉर्म थोड़ी ना होता है। क्लोज लूप का मतलब है कि जिस पॉइंट से आप चले और रिटर्न हो गए उसी पॉइंट पे, तो ये एक क्लोज लूप है। बट यहाँ पे क्या होता है कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो शुरुआत तो यहीं से डाइवर्ज यहाँ से हो रहा है, और टर्मिनेट कहाँ पे हो रहा है, नेगेटिव चार्ज पे, मतलब यहीं पे समाप्त हो रहा है, ये रिटर्न नहीं आ रहा है। तो इसलिए आपका डी आंसर आपका इसका 10वां का डी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या था कि फाइंड द करंट आई नॉट एंड वोल्टेज वी नॉट इन द सर्किट शोन इन बिलो फिगर। डिपेंडेंट करेंट सोर्स प्रोवाइड से करंट ऑफ 0.5 आई नॉट, तो ये आपका डिपेंडेंट करेंट सोर्स है जो कि करंट प्रोवाइड कर रहा है 0.5 आई नॉट का, और एक इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है 3 एम्पियर का। तो आपको ये पूछ रहा है कि आई नॉट कितना होगा और ये वी नॉट कितना होगा। तो सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, अपन केसीएल लगा देंगे। तो यहाँ से जो करंट इंटर हो रही है वो हो रही है 0.5 आई नॉट, और इधर से 3 एम्पियर आ रही है, और इधर से आपकी आई नॉट एम्पियर करंट जा रही है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 0.5 आई नॉट प्लस इनकमिंग करंट बराबर आउट गोइंग करंट हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख लीजिए 3 बराबर कितना हो जाएगा, आई नॉट माइनस 0.5 आई नॉट हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 0.5 आई नॉट बराबर 3। आई नॉट बराबर कितना हो जाएगा, 3/0.5 दैट इज 6 एम्पियर। ठीक है, 6 एम्पियर हो जाएगा। और आपका वी नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 × आई नॉट। ठीक है, यहाँ से करंट इंटर हो रहा है, तो यहाँ से 4 × 6 एम्पियर करंट आई है, तो वी नॉट की वैल्यू 24 वोल्ट होगी। तो 6 एम्पियर और 24 वोल्ट, बी आंसर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा कि ए डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड बिटवीन ए कैपेसिटर प्लेट व्हाइल द कैपेसिटर रिमेन्स कनेक्टेड टू बैटरी, व्हाट्स हैपेंड टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। देखो अगर मान लीजिए कोई भी, मैंने अभी कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं लगाया है, कोई भी एक कैपेसिटर है जो कि एयर में प्लेस्ड है, और इसके क्रॉस मैंने कोई भी वोल्टेज लगाया है, तो इस कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है, सी बराबर ए एप्सिलॉन 0/d। और सपोज करिए इस पे अगर पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो इस समय इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है। ठीक है, और सपोज करिए जो इनके प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस है वो डी है, तो हम इसको लिखते हैं ई बराबर v/d, तो रिलेशन होता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर मैं एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है, अगर सपोज करिए सेम कैपेसिटर है और इसके बीच में मैंने एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी ई आर है, और सेम वोल्टेज मैं अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि इंसर्टेड बिटवीन कैपेसिटर व्हाइल द रिमेन्स कनेक्टेड टू ए बैटरी, सेम बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक है, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। स्टिल आपका ये डिस्टेंस डी मेंटेन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहले देखो आपका कैपेसिटेंस तो बढ़ेगा, क्योंकि ए बराबर यहाँ पे, अब यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक रख दिया तो ए एप्सिलॉन 0 ई आर बाई डी होगा। एरिया तो सेम है प्लेट का, डी डिस्टेंस बिटवीन स्पेसिंग बिटवीन प्लेट वो भी सेम है,
तो रिलेटिव परमिटिविटी बढ़ रहा है, इसलिए कैपेसिटेंस तो बढ़ेगा। ठीक है, कैपेसिटेंस बढ़ेगा ये तो कंफर्म है। बट यहाँ पे देखो, ये डी आपका कांस्टेंट है और अप्लाइड वोल्टेज भी कांस्टेंट है, इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, वो हमेशा आपकी कांस्टेंट मेंटेन रहेगी, कांस्टेंट मेंटेन रहेगी, क्योंकि आपका अप्लाइड वोल्टेज भी कांस्टेंट है और स्पेसिंग बिटवीन द प्लेट्स वो भी कांस्टेंट है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपका रिमेन्स अनचेंज होगा। तो इसका बी आंसर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा कि विच थ्योरम रिक्वायर्ड लिनियरिटी इज स्ट्रिक्टली फॉलो बट बाइलेटरल नेचर इज नॉट मैंडेटरी। तो देखो थेवेनिन थ्योरम में क्या होता है कि लिनियरिटी तो स्ट्रिक्टली फॉलो होता है, बट बाइलेटरल नेचर कोई मैंडेटरी नहीं है, करंट आपकी दोनों डायरेक्शन में फ्लो, उससे कोई भी फर्क नहीं गिरता है, तो इसलिए आपका ए आंसर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, और रेसिप्रोकल में क्या होता है कि जो एलिमेंट होना चाहिए वो लीनियर एज वेल एज बाइलेटरल होना चाहिए, दोनों कंडीशन क्या होती है रेसिप्रोसिटी थ्योरम में मैंडेटरी होती है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम एक मैथमेटिकल टूल है, तो उसमें इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और बायोसवार्ट लॉ तो आपका इमेफ्टी में आता है, इलेक्ट्रिक सर्किट से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसका थेवेनिन थ्योरम जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है कि ये Vx कितना होगा। ठीक है, Vx कितना होगा, तो सिंपल, या अगर ये ग्राउंड सपोज करिए मैं यहाँ पे 0 वोल्ट मान ले रहा हूँ, दिया तो नहीं है फिलहाल, मैं मान ले रहा हूँ, तो इस पॉइंट का वोल्टेज कितना हो जाएगा, Vx हो जाएगा। देखो यहाँ पे अगर विजुअल नहीं हो तो ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, केसीएल लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, Vx/3 प्लस Vx माइनस 42/6 प्लस ये हो जाएगा Vx प्लस 10/4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं 12, तो ये हो जाएगा 4Vx, और ये हो जाएगा 6 दूना 12, तो ये 2Vx माइनस 2 दूना 4 84 होगा, और ये हो जाएगा Vx 3Vx हो जाएगा 4 तिया 12, और ये हो जाएगा प्लस 30 बराबर 0। तो यहाँ से देख लीजिए 4 2 6 3 9 9Vx और माइनस 84 प्लस 30 बराबर 0, तो यहाँ से हो जाएगा 9Vx बराबर, ये 8 में से 3 क्या 5 54 हो जाएगा, तो Vx की वैल्यू कितनी हो जाएगी 54/9, दैट इज 6 वोल्ट होगा। ठीक है, Vx की वैल्यू आपकी कितनी आएगी 6 वोल्ट आएगी, तो इसका बी आंसर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इन रेजिस्टिव सर्किट वोल्टेज सोर्स इज डिफाइंड एज V इक्वल टू 4I and I is the current through 2 ohm resistance. The power supplied by the source is 32 watt. What is the value of I? तो यहाँ पे आपको एक वोल्टेज सोर्स दे रखा है, वोल्टेज सोर्स जो कि उसकी वैल्यू है, एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है V इक्वल टू 4I, और कह रहा है कि ये जो वोल्टेज सोर्स है वो पावर कितना सप्लाई कर रहा है, 32 वाट का पावर सप्लाई कर रहा है। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, और कह रहा है कि अब एक रजिस्टिव सर्किट है, अब किस तरह का रजिस्टिव सर्किट है ये नहीं पता, मतलब कोई भी एक आर नेटवर्क है, ये कैसा है ये नहीं पता, बट एक इंफॉर्मेशन दे रखी है कि अगर 2 ओम का रेजिस्टेंस है, अगर 2 ओम का रेजिस्टेंस है, तो उसमें जो करंट है आई फ्लो हो रही है, ऐसा है उसने इंफॉर्मेशन दे रखा है। ठीक है, तो अब रेजिस्टिव नेटवर्क है, इसका मतलब ये टोटल करंट भी यहाँ से जो करंट फ्लो होगी वो आई होगी, तो पावर सप्लाई कितना हो जाएगा 4I × I बराबर 32, यहाँ से हो जाएगा 4I² बराबर 32, तो I² बराबर कितना आ जाएगा 8। ठीक है, तो यहाँ से I बराबर √8 आएगा, दैट इज 4 दूना 8, हाँ, तो ये हो जाएगा 2√2 एम्पियर। ठीक है, तो इसका बी आंसर सही होगा। देखो यहाँ पे V²/R नहीं लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पे R इक्वलेंट नहीं पता। ठीक है, R इक्वलेंट, क्योंकि यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो एक बार उसको भी देख लेते हैं फिलहाल, ये हो जाएगा, वैसे गलत आंसर आएगा क्योंकि हमको R इक्वलेंट नहीं पता। ठीक है, कि क्योंकि रजिस्टिव नेटवर्क कैसा है ये पता नहीं है, तो ये फार्मूला यहाँ पे वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर बी आएगा। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओपन लूप सिस्टम। तो इसमें जो आपका ट्रैफिक लाइट कंट्रोल सिस्टम होता है ये एक ओपन लूप सिस्टम होता है। तो यहाँ पे मैंने चार्ट दे दिया, इसको एप्लीकेशन कौन कौन से हैं उसको देख लीजिएगा जरूर से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फीडबैक कंट्रोल सिस्टम आर, ऑप्शन ए है insensitive to both forward and feedback path parameter change, less sensitive to feedback parameter change than the forward
path parameter change less sensitive to forward parameter change than the feedback parameter changes। तो इस तरह से कुछ ऑप्शन दिए हैं। एक्चुअल में क्या होता है ना कि सेंसिटिविटी जो अगर मैं बात करूं, अगर विद रिस्पेक्ट टू मैं फॉरवर्ड पाथ की बात करूं तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 1/1 प्लस GSHS आती है, ठीक है। और अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू फीडबैक पाथ बात करूं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू फीडबैक पाथ, तो ये अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ तो ये आता है GSHS अपान 1 प्लस GSHS। तो इसका मतलब जो फीडबैक पाथ सेंसिटिविटी है, मतलब SGH, वो फॉरवर्ड पाथ सेंसिटिविटी से ज़्यादा है। इसका मतलब जो आपका फॉरवर्ड पाथ सेंसिटिव की सेंसिटिविटी होगी वो लेस सेंसिटिव होगा, ठीक है, एज कम्पेयर टू फीडबैक पाथ सेंसिटिविटी। तो इसलिए यहाँ पे देखो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा कि लेस सेंसिटिव टू फॉरवर्ड पाथ पैरामीटर चेंज देन टू दैट ऑफ द फीडबैक पैरामीटर चेंज, ठीक है ना। तो इसलिए इसका आपका सी आंसर करेक्ट होगा। तो यहाँ पे मैंने उसका रीज़न भी बता दिया और यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। तो इसका सी आंसर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कंसिडर द सिस्टम शोन इन फिगर 1 and 2। तो ये फिगर 1 है और ये आपका फिगर 2 है। इफ द फॉरवर्ड पाथ गेन इज रिड्यूस्ड बाई 10% इन ईच सिस्टम। तो कह रहा है कि अगर दोनों सिस्टम में 10% का रिडक्शन कर देते हैं फॉरवर्ड पाथ गेन में, तो कह रहा है कि देन वेरिएशन इन C1 and C2। तो C1 C2 में कितने परसेंट का वेरिएशन आएगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो देखो ये जो फिगर 1 है ये एक ओपन लूप सिस्टम है, ये एक गेन मान लीजिए G1 है और ये गेन G2 है। तो ओवरऑल अगर C1 की वैल्यू लिखोगे तो ये होगा G1 G2, और इनटू में इनपुट में R की वैल्यू 1 दिया है तो G1 इंटू G2 होगा। तो 5 × 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब कह रहा है कि इसमें 10% का रिडक्शन हुआ गेन में। तो ये मान लीजिए ये टोटल गेन जी है इस ओपन लूप। तो अगर मैं जी डैश निकालूँ 10% रिडक्शन के साथ, तो ये कितना हो जाएगा, 1 - 10/100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से 0 से 0 कटेगा, 9/10 होगा। इसकी वैल्यू आएगी, जी डैश की वैल्यू 9 आएगी आफ्टर 10% रिडक्शन। तो इसका मतलब ये C1 डैश कितना आ जाएगा, इनपुट में तो 1 है, 1 इंटू जी डैश मतलब 1 × 9 बराबर 9 आएगा। तो परसेंटेज रिडक्शन इन C1 कितना हो जाएगा, परसेंटेज रिडक्शन, तो ये कितना हो जाएगा, C1 माइनस C1 डैश बाई C1 इंटू 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो C1 की वैल्यू पहले कितनी है, 10 है, और फिर बाद में 9 हुई है बाई C1 की वैल्यू 10 इंटू 100। तो देख लो यहाँ से 1/10 होगा, ये 1/10 इंटू 100, ये हो गया परसेंट, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 10%, ठीक है, 10%। अब दूसरा कह रहा है कि फीड, अभी इसमें भी पहले तो गेन आपका, इसमें जी की वैल्यू जो फॉरवर्ड पाथ गेन है वो 10 है, और आफ्टर 10% रिडक्शन जी डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो अगर इसका क्लोज लूप गेन निकाले, मतलब C2 बाई, ये क्लोज लूप गेन है, क्लोज लूप सिस्टम है, तो C2 बाई इनपुट 1 है, तो ये हो जाएगा 10/1 प्लस GSHS होता है, तो 1 + 10 इंटू 1 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, 10/11। तो यहाँ से C2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 10/11, ठीक है। ये विदाउट रिडक्शन है। अब 10% का रिडक्शन इसमें करना है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो उस समय मैं मान लेता हूँ इसका आउटपुट C2 डैश हो जाएगा बाई 1 बराबर, ये कितना हो जाएगा, 9, 1 + 9 इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा, 9/10, ठीक है। तो ये हो गया आपका C2 डैश। अब परसेंटेज रिडक्शन निकाल लेते हैं, परसेंटेज रिडक्शन इन C2, तो ये कितना हो जाएगा, C2 माइनस C2 डैश बाई C2 इंटू 100%। तो यहाँ से इसको, ये हो गया 10/11, 9/10, और ये हो गया 10/11 इंटू 100। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो यहाँ से देखो इन दोनों में एलसीएम हो जाएगा आपका 110। तो यहाँ से ये हो गया 100 माइनस 11×9 = 99, और ये 11 ऊपर चला गया, 10 नीचे आ गया, इंटू 100%। तो देखो 11 से ये 10 बार में कटेगा, और ये 100 माइनस 99 कितना हो जाएगा, 1 होगा, और ये 10 × 10 कितना हो गया, 100 इंटू 100%। तो ये कितना आएगा, 1%। तो आपका कितना आ रहा है, पहले वाले में ओपन लूप गेन में रिडक्शन 10% का होगा, और
जो फीडबैक वाले में रिडक्शन होगा वो 1% का होगा, 1% का होगा, तो इसलिए इसका डी आंसर करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्लोज लूप सिस्टम। तो कह रहा है कि इट डज नॉट कंपनसेट फॉर द डिस्टर्बेंस। ये कंपनसेट करता है डिस्टर्बेंस को, ठीक है। जैसे कि सपोज करिए कोई भी एक क्लोज लूप सिस्टम है, ये आपका एक क्लोज लूप सिस्टम है, ठीक है। ये इसका फॉरवर्ड पाथ गेन और ये फीडबैक पाथ। तो अगर किसी तरह का डिस्टरबेंस आता है ना, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, एक फीडबैक डालते हैं इन ऑर्डर टू, जैसे ये डिस्टरबेंस है तो इसको कंपनसेट करने के लिए यहाँ से एक जीएफ का फीडबैक डालते हैं इनपुट में, सो दैट डिस्टरबेंस क्या हो जाए, कंपनसेट हो जाए। तो इसलिए ये कंपनसेट तो करता है, तो इसलिए ये वाला आंसर आपका गलत है, कंपनसेट करता है। बोला कि इट रिड्यूसेस द सेंसिटिविटी ऑफ द प्लांट पैरामीटर वेरिएशन। तो अभी मैंने बताया कि जैसे कि अगर मैं ओपन लूप सिस्टम की बात करता हूँ, तो ओपन लूप सिस्टम की जो सेंसिटिविटी होती है वो 1 होती है, मतलब ओपन लूप सिस्टम क्या होता है, हाईली सेंसिटिव सिस्टम होता है। बट जैसे ही हम फीडबैक कनेक्ट करते हैं, तो उससे मैंने बताया कि अभी आपको बताया एस जी टी और आपका एस जी एच बताया, पैरामीटर वेरिएशन 1/1 प्लस जी एस एच एस होता है, और ये कितना होता है, जी एस अपान 1 प्लस जी एस एच एस होता है। तो अगर मैं ओपन लूप से कंपेयर करूँ इसका, तो सेंसिटिविटी अगर मैं फॉरवर्ड पाथ गेन में देखूँ, तो 1/1 प्लस जी एस टाइम्स रिड्यूस हो जा रही है। तो इसका मतलब जो क्लोज लूप सिस्टम है उसमें सेंसिटिविटी आपकी क्या होती है, रिड्यूस होती है। दैट्स वाई टू वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। और तीसरा बोला कि इट डज नॉट इन्वॉल्व आउटपुट मेजरमेंट। क्यों, यहाँ पे आउटपुट मेजरमेंट तो ये इन्वॉल्व करता है ना, क्योंकि यहाँ से देखो आउटपुट से ही ये फीडबैक आता है इनपुट में, तो इसमें आउटपुट इन्वॉल्व होता है, इसलिए ये थर्ड वाला ऑप्शन आपका गलत है। फोर्थ वाले में देखिए, इट हैज़ एबिलिटी टू कंट्रोल द सिस्टम ट्रांजिएंट रिस्पांस, ये आपका ऑप्शन करेक्ट है। क्योंकि अगर सपोज करिए कोई भी एक ओपन लूप सिस्टम है जिसका ओपन लूप फॉरवर्ड पाथ गेन या ट्रांसफर फंक्शन अगर 1/s है, तो अगर मैं इसको एक यूनिटी फीडबैक पाथ दे दूं, जैसे कि अगर मैं इसको एक यूनिटी फीडबैक पाथ दे दूं और इसका मैं ट्रांसफर फंक्शन निकालूं, तो ये कितना हो जाएगा, 1/1 प्लस 1/s होगा, दैट इज 1/s+1 होगा। इसकी अगर मैं टाइम डोमेन में इसको लिखूं, तो ये होगा ut, और ये कितना हो जाएगा, e⁻t ut। तो अगर रिस्पॉन्स दोनों का आप देखोगे इसका ओपन लूप सिस्टम का, तो ये ऐसे कांस्टेंट है, कहीं पे भी जा करके मतलब सिस्टम कांस्टेंट है। बट अभी इसका रिस्पॉन्स देखो, e⁻t का मतलब है कि आपका ग्राफ यहाँ से ये जा करके स्टडी स्टेट में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो रहा है। तो ये ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को इम्प्रूव करेगा, और ये ठीक है, तो कंट्रोल करता है ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को, इसलिए फोर वाला ऑप्शन क्या है आपका, करेक्ट है। तो इसलिए यहाँ पे 2 और 4 आपका क्या होगा, करेक्ट होगा, तो इसका बी आंसर आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड इन केस ऑफ सिग्नल फ्लो ग्राफ। तो ऑप्शन ए है, इन ए सिग्नल फ्लो ग्राफ सिग्नल्स ट्रेवल्स अलोंग द ब्रांच ओनली इन मार्क डायरेक्शन। कहने का मतलब है कि सपोज करिए एक इस तरह से अगर आपका सिग्नल फ्लो ग्राफ दिया है, ये आपके नोट्स हैं ए बी सी डी, तो अगर ऐसे यहाँ पे एरो डॉट दिया है, तो इसका मतलब आपका जो सिग्नल फ्लो ग्राफ है वो उसी डायरेक्शन में फ्लो होगा जिस जिस डायरेक्शन में एरो मार्क्ड है। तो ये ऑप्शन तो आपका करेक्ट है। कहता है कि नोट्स आर अरेंज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ये गलत है। लेफ्ट टू राइट आपका नोट्स अरेंज होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपसे पूछा है नॉट वैलिड, तो इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, आगे देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका बी आंसर आपका करेक्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो इसमें क्या कर रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एडवांटेज ऑफ क्लोज लूप नेगेटिव फीडबैक सिस्टम ओवर ओपन लूप सिस्टम। तो कह रहा है कि ओवरऑल पहला है, ओवरऑल रिलायबिलिटी ऑफ क्लोज लूप सिस्टम इज मोर देन दैट ऑफ ओपन लूप सिस्टम। ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। क्लोज लूप सिस्टम मोर रिलायबल होता है एज कम्पेयर टू द ओपन लूप सिस्टम, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे लिख रहा है कि द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ऑफ ए क्लोज लूप सिस्टम डीके मोर क्विकली देन इन ओपन लूप सिस्टम। अभी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि यहाँ इसमें देखिए कि इसमें ये देखिए कितना अगर ये ओपन लूप सिस्टम है, तो ये क्लोज लूप सिस्टम का रिस्पांस क्विकली डीके होता है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है, ट्रू है। ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है, ठीक है। तो ये दूसरा वाला भी स्टेटमेंट ट्रू है। अब थर्ड वाले में देखिए, इन एन ओपन लूप सिस्टम क्लोजिंग ऑफ लूप
इंक्रीजेज द ओवरऑल गेन ऑफ द सिस्टम। ये गलत है, क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जब मैंने ओपन लूप सिस्टम का मैंने ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन लिया 1/s लिया, अगर मैं क्लोज लूप सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन यहाँ पे लिखा था तो वो कितना आया था 1/s+1। तो इसका ओवरऑल ये 1/s है और ये 1/s+1 है, मतलब ये 1/समथिंग ओमेगा है। तो ये अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखूं ये होगा ओमेगा² + 1। तो ये देखो क्लोज लूप गेन, जो क्लोज लूप गेन का मैग्नीट्यूड है वो लेस है ना एज कम्पेयर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ओपन लूप गेन, ठीक है ना? तो इसलिए ये थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इन लिखा है कि इन ओपन लूप सिस्टम क्लोज लूपिंग इंक्रीजेज द ओवरऑल गेन ऑफ द सिस्टम। क्लोज लूपिंग से आपका ओवरऑल गेन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, ना कि इंक्रीज हो रहा है। अब फोर्थ वाला स्टेटमेंट देखो, इन द क्लोज लूप सिस्टम द इफेक्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ कंपोनेंट पैरामीटर ऑन इट्स परफॉर्मेंस इज रिड्यूस्ड। तो अभी मैंने बताया कि अगर एस जी टी आपने लिखा तो ये आता है 1+1+GSHS, ठीक है? और एस जी एच फीडबैक पाथ में कितना होता है? GSHS/1+GSHS होता है। तो ओवरऑल देखी जाए तो सेंसिटिविटी क्लोज लूप सिस्टम में ओपन लूप सिस्टम के मुकाबले क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि आपका जो ओपन लूप सिस्टम होता है उसकी सेंसिटिविटी 1 होती है, हाईली सेंसिटिव होता है, जबकि क्लोज लूप सिस्टम उसके अगर मैं फॉरवर्ड पाथ में बात करूँ तो 1/1+GS टाइम्स क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी सही है। तो इस क्वेश्चन में 1 2 4 तीनों सही है, बट ऑप्शन उस तरीके से नहीं दिए हैं। तो यहाँ पे देखो थर्ड वाला ऑप्शन गलत है, ये तो गलत होगा और ये भी गलत होगा, बट इन दोनों में 1 और 2 भी हम मार्क कर सकते हैं, एंड 2 और 3, 2 और 4 को भी मार्क कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से इसमें 1 2 4 ये तीनों सही होने चाहिए, ठीक है? बट अब जो भी है, मेरे हिसाब से इसका 1 2 4 ऑप्शन सही होगा, 1 2 एंड 4, ठीक है? और इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं मैंने यहाँ पे दे दिए हैं, उसको आप लोग देख लेंगे। और मैंने ऑनलाइन चेक किया तो वहाँ पे सी ऑप्शन दिखा रहा है, ठीक है? लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर 1 2 4 होगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए कह रहा है कि ए यूनिटी फीडबैक सिस्टम हैज ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जीएस द स्टडी स्टेट एरर। तो कह रहा है एक यूनिटी फीडबैक सिस्टम है जिसका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जीएस है, ठीक है? तो स्टडी स्टेट एरर इज जीरो फॉर किसके लिए? स्टडी स्टेट एरर जीरो होगा। तो देखो अगर हमारा स्टेप इनपुट होता है, स्टेप इनपुट के लिए जो कांस्टेंट होता है वो केपी होता है, और रैंप इनपुट के लिए जो कांस्टेंट होता है वो केवी होता है। तो इसके लिए इसकी वैल्यू होती है लिमिट एस टेंस टू जीरो GSHS होता है, ठीक है? और इसके लिए क्या होती है? लिमिट एस टेंस टू जीरो GSHS होता है। तो अगर स्टडी स्टेट एरर बताएं इसके लिए केपी के लिए, तो ये होता है 1/1+KP होता है। और केवी के लिए क्या होता है? स्टडी स्टेट एरर ESS बराबर ये होता है 1/KV होता है। तो अगर मैं एक टाइप 1 सिस्टम ले लूँ, अगर मान लीजिए GSHS की वैल्यू ये है आपकी 1/S+1 और ये S है, ठीक है? तो उस समय अगर मैं KP निकालूँ, KP, तो ये हो जाएगा लिमिट S टेंस टू जीरो GSHS, मतलब ये S+1 टाइप 1 सिस्टम के लिए। तो इसकी वैल्यू S की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? इन्फिनिटी आएगी। तो स्टेडी स्टेट एरर कितना हो जाएगा? 1/1+KP हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/1+इन्फानाइट रखोगे तो ये वैल्यू क्या आएगी? जीरो आएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि स्टेप इनपुट अगर टाइप 1 है तो उस समय आपकी जो स्टेडी स्टेट एरर होगी वो क्या होगी? जीरो होगी। तो इसका ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है? और उससे रिलेटेड मैंने यहाँ पे पॉइंट्स दे दिए हैं तो उसको भी देख सकते हैं कि यहाँ पे, वैसे तो यहाँ पे मैंने लिख दिया तो विजिबल नहीं है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसकी स्टेडी स्टेट एरर जीरो है टाइप 1 सिस्टम के लिए, ठीक है? और स्टेप सिग्नल, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि द स्टेडी स्टेट एरर ड्यू टू रैंप इनपुट फॉर द टाइप 2 सिस्टम इज इक्वल टू, टाइप 2 सिस्टम के लिए। तो टाइप 2 सिस्टम आपका कैसा होगा? GSHS बराबर GSHS बराबर, अगर मान लीजिए के टाइप 2 सिस्टम तो S² S+A ले रहा हूँ। अगर स्टेप इनपुट है तो उसके लिए हम क्या कांस्टेंट निकालते हैं? केवी, ठीक है? जिसको हम पोजीशन एरर, इसको केपी को हम पोजीशन एरर कांस्टेंट भी बोलते हैं। और इसकी वैल्यू होती है लिमिट, अभी मैंने बताया S टेंस टू जीरो GSHS। और रैंप इनपुट है, यहाँ पे देखो इनपुट आपका रैंप है तो उसके लिए हम क्या निकालते हैं? डायनेमिक एरर कांस्टेंट या वेलोसिटी एरर कांस्टेंट। इसकी वो लिमिट S टेंस टू जीरो
GSHS। तो हमसे रैंप इनपुट के लिए इसका मतलब हमको केवी वाला पैरामीटर यूज करना, और इसकी वैल्यू स्टेडी स्टेट एरर की वैल्यू जो होती है ए अपान केवी होती है। तो अगर मैं यहाँ से केवी निकालूँ तो केवी की वैल्यू कितनी होगी? केवी की वैल्यू यहाँ से केवी बराबर लिमिट एस टेंस टू जीरो एस इंटू के बाई एस स्क्वायर एस प्लस ए होगा। तो यहाँ एस से एस कटेगा और वन एस टेंस टू यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो केवी की वैल्यू इनफाइनाइट आएगी। तो ई एस एस बराबर वन अपान इनफाइनाइट, तो इसके स्टेडी स्टेट एरर कितना आएगा? जीरो आएगा। इसलिए इसका ए आंसर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, ए आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने मिस्टेकली यहाँ पे आ गया है सी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि फॉर मेकिंग एन अनस्टेबल सिस्टम स्टेबल, कह रहा है कि फॉर मेकिंग एन अनस्टेबल सिस्टम स्टेबल, ऑप्शन ए गेन ऑफ द सिस्टम शुड बी इंक्रीज, गलत है। हमको गेन को डिक्रीज करना होगा अगर किसी भी अनस्टेबल सिस्टम को स्टेबल बनाना है, तो इसका बी आंसर आपका करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज एडॉप्टेड फॉर इम्प्रूविंग ट्रांजिएंट रिस्पांस ऑफ ए नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम। तो जो आपका फेज लीड कंपनसेशन होता है वो आपके ट्रांजिएंट रिस्पांस को कम करता है, और स्टेडी स्टेट रिस्पांस के लिए आपका लैग कंपनसेशन यूज करते हैं। इसलिए इसका ए आंसर आपका करेक्ट होगा। ए आंसर इसका फेज लीड कंपनसेशन, ए आंसर आपका करेक्ट होगा। तो यहाँ से भी स्टेबल से भी आप देख सकते हैं कि इफेक्ट ऑफ लीड कंपरेटर के लिए आपका जो है ये क्या है, ट्रांजिएंट रिस्पांस आपका इम्प्रूव होता है। ठीक है, इम्प्रूव द ट्रांजिएंट रिस्पांस। अगर हम लैग कंपनसेटर की बात करें तो ये स्टेडी स्टेट रिस्पांस को इम्प्रूव करता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि वाई डज ए मूविंग आयरन मीटर रिक्वायर मोर पावर टू ऑपरेट देन ए पीएमसी मीटर? इज इट ड्यू टू हाई मैग्नेटिक सर्किट? ऑप्शन है रेजिस्टेंस, बी रिटेंटिविटी, सी रिलक्टेंस एंड रेजिलेंस। तो सबसे पहली बात देखिए, अगर मैं अ, किसी भी मैग्नेटिक सर्किट में आपको हाई मैग्नेटिक सर्किट में अगर रिलक्टेंस ज़्यादा होगा, उस समय सेम मैग्नेटिक फ्लक्स को पाने के लिए हमको ज़्यादा करंट की रिक्वायरमेंट होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं एक BH लूप ड्रा करूँ और ये एक हाई परमेबिलिटी मटेरियल के लिए है, अगर म्यू की वैल्यू बहुत ज़्यादा है और सपोज करिए उसका एक ऐसा मटेरियल है जिसका रिलक्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, रिलक्टेंस ज़्यादा होने का मतलब परमेबिलिटी कम है। तो सपोज करिए आप इस पॉइंट पे मैग मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इस इतना फाइंड आउट पाना चाहते हो बी। ठीक है, तो फॉर द सेम फ्लक्स डेंसिटी के लिए देखिए, जो ये करंट सपोज करिए ये I1 है और ये इस पॉइंट पे कट कर रहा है, ये I2 है, तो उसको ज़्यादा करंट लगेगा एज कम्पेयर टू दिस वन। तो चूंकि इसमें क्या होता है कि जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें ज़्यादा पावर लगती है, क्योंकि उसमें एयर गैप या रिलक्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से सेम मैग्नेटिक फील्ड को पाने के लिए इसमें हमको ज़्यादा पावर की नीड होती है, मोर पावर नीडेड टू एज कम्पेयर टू पीएमसी इंस्ट्रूमेंट। तो इसलिए इसका सी आंसर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या करा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज इन फैब्रिकेशन ऑफ द स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस ऑफ ए पीएमएस इंस्ट्रूमेंट? तो जो आपका स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस होता है वो आपके मैग्नीन मटेरियल का बना होता है। तो डी आंसर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें हमको मैच करना है। तो अब देखो पीएमएमसी वोल्ट मीटर में आपका रिलेटेड टू टेम्परेचर एरर, तो इसका आपका 4 हो जाएगा। और जहाँ पे एसी की बात आती है भाई, वहाँ पे एडी करंट का रोल आ जाता है। ठीक है, एडी करंट डैम्पिंग होती है। ठीक है, इंडक्शन जहाँ पे होगा वहाँ पे एडी करंट का रोल आ जाएगा। तो डब्लू का 4, तो देखो डब्लू का 4 तो है, और एक्स का आपका एक्स का 1, डब्लू का 4 एक्स का 1, इसमें भी डब्लू का 4 एक्स का 3, बाकी में अच्छा इधर भी है एक्स का 1 इसमें है। ठीक है, तो बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी करंट ट्रांसफार्मर है आपका फेज एंगल एरर होता है, तो इसका 2 हो जाएगा। तो वाई का आपका 2 हो गया। और एनर्जी मीटर में आपका ब्रेकिंग मैग्नेट लगता है टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ द डिस्क। ठीक है, तो जेड का आपका 3 हो जाएगा। तो इसका बी आंसर करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हेन ए स्टडी करंट इज पासेस थ्रू ए बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर देन डिफ्लेक्शन विल बी। तो देखो जो आपका बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर होता है उसके अक्रॉस क्या करते हैं, एक सर्च कॉइल
कनेक्ट करते हैं। तो ड्यूरिंग ट्रांजिएंट पीरियड में क्या होता है, उस सर्च कॉइल के अक्रॉस क्या होता है, एक इंस्टेंटेनियस वोल्टेज डेवलप होता है। तो उस समय तो आपका डिफ्लेक्टिंग टार्क फाइनाइट होता है, बट ड्यूरिंग स्टडी स्टेट पीरियड में क्या होता है, कोई भी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज डेवलप नहीं होता है अक्रॉस द सर्च कॉइल। इसलिए जो आपका डिफ्लेक्टिंग टार्क होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो इसलिए इसका ए आंसर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए कह रहा है कि व्हाट इज द मल्टीप्लाइंग पावर ऑफ ए शंट रेजिस्टेंस। शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 200 ओम दे रखी है, यूज्ड विद ए गैलोरीमीटर ऑफ रेजिस्टेंस। तो जो मीटर का रेजिस्टेंस दिया है वो आपका 1000 ओम है। तो आपसे पूछ रहा है मल्टीप्लाइंग पावर कितना होगा। तो एक रिलेशन अपन पढ़ते हैं सेंटीमीटर में, आर एस एच बराबर आर एम अपान एम माइनस वन। तो एम आपका क्या होता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है, या मल्टीप्लाइंग पावर भी बोल सकते हो। तो एम माइनस वन बराबर ये हो जाएगा आर एम की वैल्यू 1000 बाई 200। तो ये कितना हो गया, 5 हो गया। तो एम बराबर कितना हो जाएगा, 5 + 1, तो ये आ जाएगा 6। तो इसका डी आंसर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ए ड्राई सेल एसी पोटेंशियोमीटर। तो इसमें आपका रेक्टिफायर एमीटर प्रिसीजन, सी आंसर आपका इसका करेक्ट होगा। ठीक है, सी आंसर। ठीक है, प्रिसीजन टाइप इलेक्ट्रोडायनमोमीटर इसमें यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें आपको मैच करना है, तो इसमें देख लेते हैं। देखो डिजिटल काउंटर में आपका किससे रिलेटेड होगा, फ्रिक्वेंसी से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो इसका 2 हो जाएगा। शेयरिंग ब्रिज में डाइलेक्ट्रिक और लॉस टेंजेंट एंगल, मतलब जहाँ पे शेयरिंग ब्रिज में क्या है, कैपेसिटेंस है, जहाँ पे कैपेसिटेंस होगा तो वहाँ पे हम लॉस टेंजेंट एंगल कैलकुलेट करते थे। ये बात ध्यान होगी। तो इसका 3 हो जाएगा। मेगर इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। और ये फ्रिक्वेंसी, ये मेजरमेंट ऑफ हार्मोनिक्स, तो जेड का आपका 1 हो जाएगा। तो देख लो, डब्लू का 2, इसमें 4 है तो ए तो खत्म। डब्लू का 2 और एक्स का 3 एंड मेगर का 4 और जेड का 1। तो इसका बी आंसर आपका करेक्ट होगा। एक बार और देख लेते हैं। डब्लू डब्लू का 2 है, एक्स का 3 है, मेगर का 4 है और जेड का 1 है। ठीक है, बी आंसर आपका करेक्ट होगा। ओके, अब देखो इस 33 वाले क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, द ब्रिज is suitable for measurement of unknown inductance in term of known capacitance are। तो इंडक्टेंस मेजरमेंट के लिए मैक्सवेल एंड शेयरिंग, तो कैपेसिटेंस के लिए होता है, यहाँ पे भी कैपेसिटेंस आ गया, ये भी कैपेसिटेंस के लिए। तो एक ही ऑप्शन बचता है, मैक्सवेल एंड हेज ब्रिज। इसका सी आंसर आपका करेक्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नल डिटेक्टर यूज्ड इन ब्रिज मेजरमेंट। वन है एक्यूरेसी, दूसरा प्रिसीजन एंड थर्ड इज सेंसिटिविटी। तो देखो नल डिटेक्टर क्या होता है कि हमारा ब्रिज बैलेंस है कि नहीं है उसको फाइंड आउट करता है। तो किसी भी ब्रिज में हमारा, जैसे ये मान लीजिए हमारी ब्रिज है, ठीक है, तो नल डिटेक्टर क्या होता है, यहाँ पे कनेक्टेड होता है। तो जब आपको पता है कि ब्रिज बैलेंस, ये जब क्या होता है कि इनके जो, जैसे मान लीजिए R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये R4 है। तो अंडर ब्रिज बैलेंस कंडीशन में यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल क्या होता है, बराबर हो जाता है, जिससे उस समय इस 0 एम्पियर की करंट जाती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अ, मतलब हमारा ब्रिज जो होना चाहिए, नल डिटेक्टर जो होना चाहिए वो हाईली सेंसिटिव होना चाहिए, कि अगर थोड़ा भी उस रेंज में आ रहा है, बैलेंस के रेंज में आ रहा है, तो हमारा जो नल डिटेक्टर है उसको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि हमारा ब्रिज बैलेंस हो गया है। ब्रिज बैलेंस होने की कंडीशन क्या होती है कि R1 × R2, जैसे ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, R3 × R4 हो जाता है। और उस कंडीशन में आपके नल डिटेक्टर से 0 एम्पियर की करंट जाती है। तो इसलिए जो नल डिटेक्टर होना चाहिए वो हाईली सेंसिटिविटी होनी चाहिए उसकी, या सेंसिटिव होना चाहिए। तो इसलिए इसका ओनली 3 ए आंसर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि इन ए डिसआउटी ब्रिज अनमोडिफाइड फॉर्म इट इज पॉसिबल टू ऑब्टेन ए बैलेंस्ड। तो बैलेंस कंडीशन हम कब फाइंड आउट कर पाएंगे, इसकी कंडीशन क्या होती है कि ये तभी पॉसिबल है ना जब दोनों कैपेसिटर क्या हो, परफेक्ट हो, मतलब उस लॉसलेस कैपेसिटर होने चाहिए। परफेक्ट होने का मतलब है, तो इसलिए इसका ए आंसर आपका करेक्ट होगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या करा है, इन ए बैलेंस 3 फेज 200 वोल्ट सर्किट द लाइन करंट इज 115.5 एम्पियर व्हेन ए पावर इज मेजर्ड बाई ए 2 वाट मीटर मेथड। One a wattmeter reads 20 watt and other reads
ज़ीरो, व्हाट विल बी द पावर फैक्टर ऑफ द लोड? तो एक वाट मीटर आपका 20 किलोवाट रीड कर रहा है और दूसरा वाला ज़ीरो रीड कर रहा है, तो उसका पावर फैक्टर कितना होगा? तो अगर आपको पता होगा कि जो W1 होगा वाट मीटर वन की रीडिंग, उसका फार्मूला क्या होता है? कॉस 30 - 5। और जो दूसरा वाट मीटर है वो सपोज करिए VL IL कॉस 30 + 5 है। अब बताओ W2 ज़ीरो कब होगा? जब मैं अगर फाई की वैल्यू को मैं 60 डिग्री रख दूंगा तो ये कितना हो जाएगा? कॉस 90 हो जाएगा, है ना? और कॉस 90 क्या होता है? ज़ीरो होता है। तो उस समय हमारा W2 ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। और W1 की कुछ फाइनाइट रीडिंग आएगी, ऑलरेडी दे रखा है। अगर यहाँ पे 60 रखते हैं तो कॉस 30 आएगा, मतलब VL IL/√3। और इसकी वैल्यू दे रखी है 20 किलोवाट। तो इसका मतलब जब आपका पावर फैक्टर एंगल 60 डिग्री होगा, ठीक है, और ये कैसा होगा? लैगिंग होगा, तो cos 5 बराबर cos 60, इसका कितना हो जाएगा? 0.5 हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो पावर फैक्टर क्या होगा? डी होगा, 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि इन इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर द स्टडी स्पीड अटेंड बाई ए रोटेटिंग डिस्क। एक्चुअल में क्या होता है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक इंसाइट बता देता हूँ। ये आपका एल्युमिनियम की एक रोटेटिंग डिस्क है सपोज। तो यहाँ पे क्या होता है, इसके स्पीड को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे ब्रेकिंग मैग्नेट लगाए जाते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो क्या होता है, ये तो डिस्क किसी स्पीड से रोटेट कर रही है, सपोज करिए इसका रेडियस आर है और सेंटर से यहाँ की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी है। तो जैसे ही जो ब्रेक मैग्नेट है यहाँ से फ्लक्स निकलता है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, एडी करंट डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। तो सपोज करिए ये जो फ्लक्स है, ये ब्रेकिंग मैग्नेट्स निकल रहा है वो फाइम है, और एडी करंट सपोज करिए ये IM है। अब ये एडी करंट भी अपना एक फ्लक्स डेवलप करेगा, ठीक है। तो इस सपोज करिए अगर ये इस डायरेक्शन में एन स्पीड से रोटेट कर रहा है, तो एडी करंट क्या करेगा कि ये एडी करंट इस तरीके से डेवलप करेगा। तो एज पर लेंज ला ये क्या करेगा, इस स्पीड का क्या करेगा, अपोज करेगा। तो इसलिए इस पे जो टॉर्क, ब्रेकिंग टॉर्क लगता है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में इसके अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेकिंग टॉर्क लगता है। तो उस ब्रेकिंग टॉर्क की जो इक्वेशन होती है टीवी बराबर के, वो होती है आपकी के फाई एम, जो ये फ्लक्स है, इंटू IM, ठीक है, एन इंटू डी, जो स्पीड है रोटेटिंग डिस्क की। और ये IM जो है इसी से तो पैदा हुआ है, तो IM क्या होगा? फाई एम के प्रोपोर्शन में ही होगा। IM इज प्रोपोर्शनल टू फाई एम, तो ये हो जाएगा के फाई एम स्क्वायर एन इंटू डी। तो यहाँ से स्पीड ऑफ डिस्क किसके प्रोपोर्शनल में हो जाएगी? TB बाई, देखो यहाँ से एन की वैल्यू हो जाएगी TB डिवाइडेड बाई फाई एम स्क्वायर इंटू एन, सॉरी एन तो इधर लेते आया, इंटू डी हो जाएगा। तो देखो पहली बात यहाँ पे क्या क्या दिया है, तो ये प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्टिंग टार्क, ये ब्रेकिंग टार्क के प्रोपोर्शन में होता है, ना कि डिफ्लेक्टिंग टार्क के। डिफ्लेक्टिंग टार्क के प्रोपोर्शन में नहीं होता है। तो पहला तो ये गया प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द पाथ ऑफ एडी करंट। हाँ, ये जो एडी करंट यहाँ पे डेवलप हुई है उसके प्रोपोर्शन में है, यहाँ से देखो, तो ये सही है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव रेडियस ऑफ द डिस्क, ठीक है। तो ये यहाँ से अगर मैं डी को इससे सेंटर से डिस्टेंस डी मान रहा हूँ, तो इसका क्या है, इनवर्स रिलेशन में है, तो ये भी आपका ट्रू है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द ब्रेकिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स के स्क्वायर के इनवर्स रिलेशन में है, तो ये भी आपका सही है। तो 2, 3, 4 आपका करेक्ट आंसर होगा, डी आंसर आपका करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एन इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर गिव्स मोर एक्यूरेट रीडिंग इन हाई रेजिस्टेंस सर्किट एज कंपेयर टू द नॉन इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर बिकॉज। तो उसका खुद का जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो हाई होना चाहिए इन ऑर्डर टू अवॉइड द लोडिंग इफेक्ट, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, हाई किलो ओम पर वोल्ट। देखो इसका रीजन क्या है, जैसे मान लो कोई भी एक सर्किट है, मान लो इस सर्किट का रेजिस्टेंस, चलो मान लो मैं 10 ओम मान ले रहा हूँ, 10 ओम है, और इसका भी यहाँ पे जो लोड रेजिस्टेंस है ये भी 10 ओम है, और सप्लाई पे वोल्टेज मान लो 50 वोल्ट है। तो मैं अभी एक्चुअल में मेरे को पता है कि मैं अगर यहाँ से इसका वोल्टेज यहाँ पे इस टर्मिनल पे निकालूँ, तो मान लो यहाँ से वोल्टेज कितना हो जाएगा, वोल्टेज डिवाइड से 10/20 इंटू 50, तो ये आ जाएगा 25 वोल्ट। ये एक्चुअल रीडिंग है। बट मैं एक ऐसा वोल्ट मीटर ला रहा हूँ, सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ये 10 ओम है और एक 10 ओम है, ठीक है।
10। ठीक है, अगर मैं एक ऐसा वोल्ट मीटर ला रहा हूँ जिसका अगेन उसका भी रेजिस्टेंस, मान लीजिए जो वोल्ट मीटर यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ उसका इंटरनल इम्पिडेंस भी 10 ओम है, तो वो वोल्ट मीटर क्या करेगा? अब देखो, इसका रेजिस्टेंस कम होने के कारण अगर वोल्टमीटर का इनपुट इम्पीडेंस कम होगा, तो यहाँ से जो 50 वोल्ट की मैंने सप्लाई कनेक्ट की है, वो करंट इस वोल्टमीटर से भी पास होने लगेगा। तो इसका जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 10 पैरेलल 10 होगा, ये 5 होगा। तो यहाँ से जब वोल्टेज रीड करो, जो वोल्टमीटर यहाँ पे लगाओगे, वो कितना रीड करेगा? 5/5 + 10 15, और ये हो जाएगा 50। तो 5 तिया 15, तो 50/3, तो ये आ जाएगा 3 एकम 3, और 2 बचा 3 आठे 24, तो 18 पॉइंट समथिंग आएगा। लेकिन देखो एरर आ गया, पहले तो रीडिंग तुम्हारी 25 वोल्ट आई, बट अगर उसका वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कम हुआ, तो इसका में क्या हो जाएगा, वोल्टमीटर में एरर आ जाएगा। उसको रीड तो एक्चुअल में करना चाहिए 25, बट वो 18 वोल्ट रीड कर रहा है। तो यहाँ पे जो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस होना चाहिए वो हाई होना चाहिए। क्यों हाई होना चाहिए? सपोज करो यहाँ पे जो मैं वो वोल्टमीटर ले रहा हूँ, उसका जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट है। ठीक है, इनफाइनाइट होने का मतलब क्या है? ये ओपन सर्किट हो गया। ठीक है ना? या फिर मान लो तुम सपोज करो कि 1000 ओम है, मैं ऐसे 1000 ओम है और ये 10 ओम है, तो 1000 और 10 ओम का अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालोगे तो 10 × 1000 बटे 1000, 1010 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको काटोगे तो लगभग लगभग ये एक दूसरे से कट जाएंगे, अगेन वो कितना आएगा? 10 ओम के बराबर आएगा एक्चुअल रेजिस्टेंस के। तो उस समय तुम रीडिंग जब कैलकुलेट करोगे तो लगभग लगभग 25 वोल्ट के आसपास ही आएगी। तो इसलिए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर है, उसका जो इनपुट इम्पिडेंस है हाई होना चाहिए इन ऑर्डर टू अवॉइड द लोडिंग इफेक्ट। ठीक है, तो इसलिए सी आंसर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करा है कि a Lesage's pattern on an oscilloscope has 5 horizontal tangencies and 2 vertical tangencies. The frequency of horizontal input is 1000. What will be the frequency of the vertical input? तो देखो, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्टिकल इनपुट अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ हॉरिजेंटल इनपुट, जो फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है? नंबर ऑफ हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल टेंजेंसीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्टिकल टेंजेंसीज। तो यहाँ पे आपको वर्टिकल वाला फाइंड आउट करना है, तो F5 फाइंड आउट करना है। Fx आपका दिया है 1000, और हॉरिजेंटल आपका 5 दिया है, और यहाँ पे वर्टिकल टेंजेंसी 2 दिया है। ठीक है, Fy की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5/2 इंटू 1000। तो यहाँ से ये 2 से 500 बार में कटेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 2500 हट जाएगा। ठीक है, तो इसका ये आंसर आपका करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको मैच करना है। तो देखो, आपको भी पता है कि जो थर्मिस्टर होता है वो टेम्परेचर से रिलेटेड होता है। थर्मिस्टर का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, तो एक्स का तो 1 हो जाएगा। तो एक्स का 1 इसमें है और किसी में भी नहीं है, तो सीधा ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें 3 दिया, इसमें भी 3, इसमें 2, जो कि वो है नहीं। ठीक है, और प्रेशर पीजोइलेक्ट्रिक से रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि कोई भी सेमीकंडक्टर मटेरियल पे क्या होता है, जब प्रेशर लगाते हैं तो उसके अपोजिट वाले साइड पे वोल्टेज डेवलप होता है, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट होता है पीजो इलेक्ट्रिक का। ठीक है, वैसे एक ही ऑप्शन आपको पता है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाएगा, तो ये आंसर इसका करेक्ट होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको मैच करना है कि कौन सा डायोड किस एप्लीकेशन में यूज होता है। तो जीनर डायोड आपको पता होगा वोल्टेज स्टेबलाइजर सर्किट में यूज होता है, क्योंकि एक जो जीनर डायोड होता है एक रेफरेंस वोल्टेज अप्लाई प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसलिए ये वोल्टेज को स्टेबलाइज करता है, इसलिए इसको वोल्टेज स्टेबलाइजर सर्किट में यूज करते हो। तो इसका क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। अब देखो, जो टनल डायोड होता है वो हाई स्विचिंग स्पीड में यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसका 1 हो जाएगा। तो एक बार देख लेते हैं ऑप्शन भी। तो देखो, इसमें डब्लू का 1 है, डब्लू का 2, डब्लू का 4, तो ये तो तीनों ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो डब्लू का 3 और एक्स टनल डायोड हाई स्पीड 1। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो जंक्शन कैपेसिटेंस ऑफ द पीएन जंक्शन डिपेंड अपॉन। देखो, जो जंक्शन कैपेसिटेंस कब फॉर्म होता है, जैसे कि दो पी टाइप, एक पी टाइप का
सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप जब उनको ज्वाइन करते हैं तो डिप्लेशन लेयर फॉर्म होता है, तो उसकी वजह से जो कैपेसिटेंस फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं जंक्शन कैपेसिटेंस। इसके दो पार्ट होते हैं, एक ट्रांजिशन कैपेसिटेंस एंड एक होता है डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। तो ये जो दोनों कैपेसिटर है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द जंक्शन कैपेसिटेंस। तो ये डोपिंग कंसंट्रेशन एज वेल एज अप्लाइड वोल्टेज दोनों पे डिपेंड करता है। इसको आप फार्मूले से भी देख सकते हैं, इस फार्मूले से भी आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये डोपिंग पे भी दैट इज एन पे भी डिपेंड कर रहा है और वोल्टेज पे भी डिपेंड कर रहा है। तो इसका डी आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है ट्रांजिस्टर है जो करंट गेन आप 0.99 इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो अल्फा की वैल्यू आपको दे रखी है 0.99। तो करंट गेन इन कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, तो आपसे गामा पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, ये हो जाएगा 1/1 माइनस 0.99, तो ये हो जाएगा 0.01, उसकी वैल्यू 100 आएगी। इसका बी आंसर करेक्ट होगा। तो इससे रिलेटेड मैंने यहाँ पे फार्मूले दे दिए हैं, ठीक है। इसको देख लीजिएगा। कॉमन एमीटर में जो करंट गेन होता है उसको बीटा बोलते हैं, और कॉमन बेस में जो करंट गेन होता है उसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, और कॉमन कलेक्टर में जो करंट होता है उसको गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू जेफिट। तो कहता है कि जेफिट इट इज ऑपरेशन डिपेंड अपॉन द फ्लो ऑफ माइनॉरिटी कैरियर ओनली। तो जेफिट जो होता है एक मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस है, तो पहला स्टेटमेंट तो आपका रॉन्ग है। तो उस हिसाब से आपका बी ऑप्शन तो गलत हो गया, ऑल ऑप्शन भी ये गलत हो गया। इट इज लेस नॉइसी देन बीजेटी, ये करेक्ट है, लेस नॉइसी होता है। इट हैज़ पुअर थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी इसकी बेटर होती है, इसलिए ये भी इसका आंसर आपका गलत है। तो इसका मतलब 2 एंड 4 आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगर आपको फोर्थ वाला का बारे में पता भी नहीं है तो 2 एंड 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इसका सी आंसर करेक्ट होगा। यहाँ पे मैंने टेबल भी प्रोवाइड कर दी है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं बीजेटी में आपकी मेजॉरिटी एज वेल एज माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस होती है, जबकि आपका एफर्ट जो होता है एक मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस है और एक ये यूनिपोलर डिवाइस है। अगर थर्मल स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो थर्मली देखिए तो बीजेटी आपका लेस स्टेबल होता है और सबसे ज़्यादा स्टेबल आपका एफईटी होता है, ठीक है। और थर्मल नॉइज़ की भी बात करें तो बीजीटी में आपकी जो सबसे ज़्यादा नॉइज़ होगी और इसमें बीजेटी की अपेक्षा कम नॉइज़ होगी जेफेट में, ठीक है। तो इसका सी आंसर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या करें, कंसिडर द फॉलोइंग डिवाइसेस बीजेटी इन कॉमन बेस मोड, बीजेटी इन कॉमन एमीटर मोड, जेफेट मॉसफेट, करेक्ट सीक्वेंस डिवाइसेस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इनपुट इम्पीडेंस। तो देखो सबसे ज़्यादा हाई इनपुट इम्पीडेंस मॉसफेट का होता है, उससे कम जेफेट का होता है। और अगर बीजेटी में बात करें तो सबसे ज़्यादा इनपुट इम्पीडेंस कॉमन कलेक्टर का होता है, उससे कम आपका कॉमन एमीटर का, और उससे ज़्यादा कॉमन बेस का। तो इसका मतलब कॉमन बेस का इनपुट इम्पीडेंस सबसे इसका लोएस्ट होता है, इसका लोएस्ट होगा, और इसका हाईएस्ट होगा, हाईएस्ट होगा। तो इसका मतलब अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाए तो पहले 1, फिर आपका 2, फिर 3 एंड 4। तो 1 2 3 4 ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। यहाँ पे मैंने टेबल भी प्रोवाइड कर दी है बीजेटी वाले में। तो देखिए कॉमन बेस का सबसे लो होता है कॉमन एमीटर में, वेरी लो, ठीक है, ऑर्डर ऑफ 220 ओम। और लो तो होता है कॉमन एमीटर में बट किलो ओम के रेंज में होता है। और जबकि कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में आपका 500 किलो ओम सबसे ज़्यादा होता है, मतलब अगर बीजेटी में कंपैरिजन करते हैं तो। और ओवरऑल अगर कंपैरिजन की बात करें तो मॉसफेट का सबसे ज़्यादा इनपुट इम्पीडेंस होता है, तो इसलिए इसका ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसमें कहा था कि इन एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर द टू इनपुट टर्मिनल ऑफ एन ऑप एम्प आर सेम पोटेंशियल, मतलब वो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है। तो बेसिकली अगर मैं एक ओप एम्प यहाँ पे बना के आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो इसका जो कोई भी अगर फीडबैक नहीं लगा है ओप एम्प में, अगर कोई भी ये सपोज करिए पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल, मतलब ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल और ये एक इन्वर्टिंग टर्मिनल है, मतलब यहाँ का वोल्टेज V1 है, यहाँ का वोल्टेज V2 है। तो जो इनपुट में वोल्टेज डिफरेंस है इसको हम क्या बोलते हैं VD। और जब कोई भी यहाँ पे फीडबैक प्रोवाइड नहीं किया गया है तो जो ओपैम्प का गेन होता है उसको बोलते हैं हम ओपन लूप गेन। तो अगर मैं इसको आउटपुट वोल्टेज के फॉर्म में लिखूं तो इसको लिखूंगा ओपन लूप गेन इनटू VD, ठीक है। यहाँ पे VD बराबर क्या है, V1 इंटू V1 माइनस V2, ठीक है, V1 माइनस V2, ठीक है। अब आप बताइए, सॉरी यहाँ पे V1 माइनस V2 है। अब यहाँ से अगर मैं मेरे को इन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है तो मैं क्या लिखूंगा, V1 माइनस V2 बराबर V नॉट बाई ओपन लूप गेन,
अब वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट, सेम पोटेंशियल का मतलब क्या है कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या हो, सेम पोटेंशियल पे हो। तो V1 माइनस V2 की वैल्यू, V1 जो है V2 के बराबर कब आएगा, मतलब हमको इसके जीरो के बराबर लाना है। तो इसका मतलब अगर हमारा ओपन लूप गेन टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो के टेंस टू जीरो होगा। तो इसका मतलब उस केस में आपका V1 क्या होगा, V2 के बराबर होगा। तो ये कंडीशन तब ट्रू है जब आपका ओपैम्प का ओपन लूप गेन क्या होगा, टेंस टू इन्फिनिटी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा था इनपुट इम्पीडेंस ऑफ द ओपैम्प इज इनफाइनाइट। ये तो तीनों ऑप्शन नहीं है। ओपन लूप गेन ऑफ द ओपैम्प इज इनफाइनाइट, डी आंसर इसका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या था कि द एच पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ए जंक्शन ट्रांजिस्टर इज वैलिड फॉर। तो देखो एच पैरामीटर लो फ्रीक्वेंसी और स्मॉल सिग्नल ऑपरेशन के लिए इसका यूज किया जाता है, तो इसका सी आंसर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करा है, द ओवरऑल बैंडविड्थ ऑफ द टू आइडेंटिकल वोल्टेज एम्पलीफायर कनेक्टेड इन कैस्केड विल। तो देखिए जब भी दो वोल्टेज एम्पलीफायर कैस्केड में कनेक्ट होते हैं तो उससे क्या होता है कि उनका गेन बढ़ता है और बैंडविड्थ आपकी घटती है। कहने का मतलब ये है कि अगर एक एम्पलीफायर है, उसका अगर गेन, मान लीजिए एक वोल्टेज एम्पलीफायर गेन ऐसा है और दूसरा ऐसा है, तो ओवरऑल क्या होता है, बैंडविड्थ घटती है और गेन आपका बढ़ जाता है। ठीक है, तो बैंडविड्थ आपकी रिड्यूस होती है। तो इसलिए इसका आंसर बी आपका करेक्ट होगा, बी वर्स देन द सिंगल फेज एम्पलीफायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आरसी फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो कह रहा है कि एम्पलीफायर गेन इज नेगेटिव। देखो एक्चुअल में क्या होता है कि जो आपका कॉमन एमिटर एम्पलीफायर होता है वो यूज होता है सर्किट में, इसलिए इसका गेन जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो ये तो स्टेटमेंट गलत है, टू सही है। ठीक है, और फेज शिफ्ट जो होता है फीडबैक नेटवर्क में यूज होता है। ठीक है, तो वो 180 डिग्री आरसी फेज शिफ्ट जो होता है फीडबैक नेटवर्क में यूज होता है, तो वो 180 डिग्री फेज शिफ्ट देता है, 360 डिग्री नहीं है। तो इसका 2 एंड 3 करेक्ट आंसर है, 2 भी सही है और 3। तो इसका ए आंसर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि एन एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक हैज़ गेन ऑफ। तो विदाउट फीडबैक आपका गेन दिया है 1000 और नेगेटिव फीडबैक फैक्टर दैट इज बीटा की वैल्यू दे रखी है 0.09, सॉरी 009 है। तो आपसे पूछ रहा है कि गेन विद और नेगेटिव फीडबैक। तो विद नेगेटिव फीडबैक आपका गेन कितना हो जाएगा, ए एफ बराबर ए अपान 1 + ए बीटा होता है। ये हो जाएगा 1000 और ये 1 + 1000 इंटू 9 × 10⁻³ हो जाएगा। तो ये 1000 बाई 9 + 1 ये 10 हो जाएगा, तो 100 आएगा। ठीक है, तो इसका आपका बी आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द हेक्सा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 657 इन ऑक्टा में दिया है, तो इसको हेक्सा में कन्वर्ट करना है। तो देखो 657 तो अपने को यूज करना होगा 8421 का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं 1 1 1 और 5 को 1 0 1 और 6 को 1 1 एंड 0। अब हेक्साडेसिमल बनाता है मतलब हमको चार चार का पेयर बनाना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से 1 AF। ठीक है, तो इसका डी आंसर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन, जहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू है x प्लस वाई है, फिर x + y डैश x डैश + y, ये बार है एक्चुअल में। तो x × x क्या होगा, x होगा x × y बार। तो ये x y बार होगा और x × y xy होगा, प्लस y × y बार की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ से x बार प्लस y हो गया, इन दोनों में x कॉमन होगा, तो ये 1 + y बार प्लस xy आएगा और x बार प्लस y होगा। 1 + y बार क्या होता है, 1 होता है। तो ये हो जाएगा x + xy और ये x बार प्लस y होगा। ऐसा x कॉमन लेंगे तो ये आएगा 1 + y और x बार y। तो ये ये 1 + y क्या होगा, 1 होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू 1 होगी। तो x और ये x बार प्लस y होगा। यहाँ से x बार और ये आएगा xy। तो x × x बार क्या होता है, 0 होता है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, xy आएगा। ठीक है, तो इसका डी आंसर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, xy
दो जगह लिखा है, लेकिन इसका एक्स वाई आएगा। हालांकि यहाँ पे हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो, बट एक्स वाई इज करेक्ट आंसर, जो भी ऑप्शन हो, लेकिन इसमें दोनों में दिख रहा है, तो एक्स वाई इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एनी कॉम्बिनेशनल सर्किट कैन बी बिल्ड यूजिंग। तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर से तो आप कॉम्बिनेशनल सर्किट बनाते ही बनाते हो, और नैंड एंड नॉर जो ये दोनों क्या है, यूनिवर्सल गेट है। तो इससे आप कोई भी सर्किट डिजाइन कर सकते हो या कोई भी गेट बना सकते हो। तो इसलिए आपका नैंड, नॉर एंड मल्टीप्लेक्सर, ये दोनों क्या है, आपके यूनिवर्सल गेट हैं। ये कौन से गेट हैं? यूनिवर्सल गेट है। ठीक है, तो इसलिए इसका 1, 2 एंड 4 करेक्ट आंसर होगा, तो ए आंसर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, 53 का ए आंसर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर 2a0f कितना होगा? तो देखो इसको 2a0f को हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल को डेसिमल में। तो यहाँ पे f को क्या लिखते हैं? 15 × 16⁻⁰ और ये 0 × 16⁻⁰ और प्लस a को हम 10 लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 16⁻²। और ये प्लस यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2 × 16⁻³ तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 16⁻³ इंटू 2 आपका 8192 आएगा, और 16 16 हम 256 होता है, तो 2560, और ये तो ज़ीरो हो गया, और 15 16 की पावर 01, तो ये 15 हो गया। ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी 10767 आएगी। ठीक है, 10767, तो इसका ए आंसर आपका करेक्ट होगा, 10767। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, टू लॉजिक गेट आर कनेक्टेड आर शोन इन फिगर इफ ए बराबर 1 एंड बी बराबर 0। तो इसकी ए की वैल्यू आपको 1 दे रखी है और बी की वैल्यू 0 दे रखी है। ये आपका नैंड गेट है और ये आपका नॉर गेट है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ y1 एंड y2 रिस्पेक्टिवली। अब देखो नॉर गेट का आउटपुट क्या होता है, यहाँ से देखो तो इसके इनपुट पे ए है, और यहाँ से इसके इनपुट पे y2 गया है। ठीक है, अब देखो नॉर गेट की पहले बात करते हैं। तो नॉर गेट का आउटपुट होता है a प्लस बी का बार आएगा, a प्लस बी का बार। देखो यहाँ पे a की वैल्यू फिक्स है 1 है, a की वैल्यू तुमने फिक्स कर दी है कि 1 है, तो इसका मतलब ये 1 प्लस 0 का बार आएगा, दैट इज y2 हमेशा तुम्हारा 0 मेंटेन रहेगा, y2 तुम्हारा 0 मेंटेन रहेगा। और इस नैंड गेट का आउटपुट इस y2 पे डिपेंड करेगा, क्योंकि जब तक इसका आउटपुट नहीं आएगा तब तक हम इस नैंड गेट का आउटपुट नहीं बता सकते हैं। तो y2 की वैल्यू अभी 0 हुई, तो अब नैंड गेट है तो इसका आउटपुट क्या होगा, ये जैसे कि a इंटू y2 का बार होगा, है ना। तो a की वैल्यू देखो यहाँ से 1 है इंटू 0, तो ये 0 का बार होगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1। तो y1 और y2 इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, 0 आएगी, तो इसका बी आंसर करेक्ट होगा, 1, 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो कहा था कि ए डी फ्लिप फ्लॉप कैन बी मेड फ्रॉम ए जेके फ्लिप फ्लॉप। एक्चुअल में अगर आप जेके फ्लिप फ्लॉप से जब आप डी फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं, ठीक है, सपोज करिए ये आपका जे है और ये के है, और इनपुट में जे में क्या होता है, डी इनपुट होता है, और यहाँ से एक आपका नॉट गेट लगता है, तो यहाँ से ऐसा इसका गेट बनता है, क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशनल सर्किट। ठीक है, तो यहाँ से देख रहे हो कि जो इनपुट है वो जे बराबर क्या है, डी है, और डी, और यहाँ से इसका आउटपुट, यहाँ से नैंड गेट का डी बार आएगा, तो डी बार बराबर क्या है, के है, तो यहाँ से डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, के बार हो जाएगी। इसका मतलब डी की वैल्यू क्या है, जे, और ये बराबर के बराबर है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जे के का बार होगा, तो इसलिए डी आंसर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो कहता है कि ए जेके फ्लिप फ्लॉप कैन बी मेड फ्रॉम द एस आर फ्लिप फ्लॉप बाई यूजिंग टू एडिशनल। तो अगर जब आप जेके फ्लिप फ्लॉप एस आर फ्लिप फ्लॉप से बनाते हो, दैट मीन्स आपका जो फ्लिप फ्लॉप है क्या है, वो एस आर है, तो इसमें दो आपके एंड गेट लगते हैं। ठीक है, दो ऐसे आपके एंड गेट लगते हैं, यहाँ पे आपका इनपुट जे होता है और यहाँ पे इनपुट के होता है, और दूसरा जो इनपुट होता है जैसे ये इनिशियल
ये आपका है, ठीक है, क्यू, और ये आपका क्यू बार। तो ये जो होता है आपका इस क्यू बार से कनेक्टेड होता है, और इसका जो ये दूसरा होता है इनपुट टर्मिनल, ये आपका क्यूएन से कनेक्टेड होता है, और आउटपुट यहाँ से ले लेते हैं। यहाँ पे 2 एंड गेट लगेंगे, ठीक है, इसलिए इसका सी आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ईसीएल गेट। फर्स्ट है, इट्स स्विचिंग स्पीड इज हाई। सेकेंड, इट प्रोवाइड्स और एंड नॉर लॉजिक ऑपरेशन। थर्ड है, इट्स पावर डेसिपेशन इज स्मॉल कंपेयर टू द अदर लॉजिक। एंड फोर्थ है कि इट्स लॉजिक लेवल आर कंपैटिबल विद अदर लॉजिक फैमिलीज। तो देखिए बेसिकली क्या होता है कि जो आपका ईसीएल होता है, ये फास्टेस्ट लॉजिक गेट होता है, और इसमें जो बेसिक गेट यूज होते हैं, नॉर गेट और गेट दोनों ही यूज होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आपका वन एंड जो आपका टू वाला ऑप्शन होगा, वन एंड टू दोनों ही करेक्ट होगा। अब बात करते हैं कि पावर डेसिपेशन की, तो जो ईसीएल होता है उसमें पावर डेसिपेशन बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज कि ट्रांजिस्टर जो होता है आपका इसमें ऑपरेट करता है एक्टिव रीजन में, नॉट इन सैचुरेशन रीजन। और एक्टिव रीजन में क्या होता है, जो आपका ट्रांजिस्टर होता है उसमें लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, इसलिए इसमें यहाँ पे स्मॉल लिखा है, तो ये आपका आंसर आपका गलत होगा। अब लिख रहा है कि इट्स लॉजिक लेवल आर कंपैटिबल विद अदर लॉजिक फैमिली। तो देखो इट कैन नॉट ऑपरेट विद अदर लॉजिक फैमिली, क्योंकि ड्यू टू डिफरेंट वोल्टेज एंड करंट रिक्वायरमेंट एंड नॉइस मार्जिन कंसिडरेशन। तो इसमें क्या होता है, वोल्टेज एंड करंट की रिक्वायरमेंट डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो उसकी वजह से ये कंपैटिबल नहीं होता है, और इसमें लिखा है कि कंपैटिबल है, तो इसलिए ये भी आंसर गलत है। वन एंड टू आपका करेक्ट होगा, तो इसका बी आंसर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एरोम हैज़ 4 इनपुट एड्रेस, ठीक है, एंड 8 आउटपुट लाइन्स, देन टोटल मेमोरी। तो ये इसका फार्मूला क्या होता है, 2 की पावर m इंटू एन, जहाँ पे m जो होता है नंबर ऑफ इनपुट एड्रेस लाइन होता है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू आउटपुट 8 है, तो 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 अट्ठे 128, तो ये आ जाएगा 128 बिट। तो इसका ए आंसर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए 16 बिट रजिस्टर इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर। तो देखो माइक्रो प्रोसेसर में आपके जो बी, ई, डी और आपके ई, एच, एल, ये जनरल पर्पज रजिस्टर होते हैं, और ये आपके 8 बिट के होते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये 8 बिट वाले हैं, और एक्यूमुलेटर भी आपका 8 बिट का होता है, ठीक है, और स्टैक पॉइंटर एंड प्रोग्राम काउंटर आपके 16 बिट रजिस्टर्स होते हैं, तो ये भी गलत है, डी आंसर आपका करेक्ट होगा, ठीक है।